आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहले वर्ग पादरी वर्ग से अपने पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। इस पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पाठ का नाम था हमारे 3 वर्ग। उसमें से हमने सबसे पहले अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ा, जिसमें लॉर्ड के बारे में, कृषक के बारे में, नाइट्स के बारे में हमने जाना। किस प्रकार वो लोग एक दूसरे से संबंधित होते थे, एक दूसरे के साथ निष्ठा करते थे। हमने मैनर के बारे में जाना कि लॉर्ड्स की जो मैनर होती थी वो क्या होती थी। हमने फीप के बारे में जाना कि फीप क्या होती थी। हमने सामंतवाद के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर जानेंगे पादरी वर्ग के बारे में, जो राजा से ऊपर होते थे। यानी कि राजा से भी जो है इनसे क्या लेता था, आशीर्वाद लेता था। और चर्च का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, पादरी। और पश्चिमी यूरोप के जितने भी चर्च होते थे उसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, पोप बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पोप बोला जाता था। और चर्च जो होता था उसकी खुद की अपनी भूमि होती थी, उसकी अपनी क्या होती थी, खुद की भूमि होती थी, जिससे वो क्या लेते थे, कर। क्या ले लेते थे, कर लेते थे। 10%, जो कृषि उपज था उसका कितने प्रतिशत लेते थे, 10%। तो इसलिए चर्च एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी, क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, ये देखिए, राजा पर। चर्च के अपने नियम होते थे, राजा द्वारा दी गई भूमि से वो कर इकट्ठा कर सकते थे। और ये एक शक्तिशाली संस्था थी जो किसके ऊपर निर्भर नहीं रहती थी, राजा पर। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, पादरी वर्ग पर नोट लिखें, या चर्च की बहुत शक्तिशाली संस्था होती थी यूरोप में, स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी चर्च का जो मुखिया होता था, पोप, वो कहाँ पर रहता था, रोम में। यानी कि पश्चिमी जो सारे चर्च थे यूरोप में, उसमें उनका जो मुखिया होता था उसको पोप बोला जाता था। और पूरा जो ईसाई समाज होता था वो बिशप और पादरियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और बिशप और पादरियों को नियंत्रित करने का काम किसका था, पोप का। पोप जो भी आदेश देता था वो समस्त यूरोप में क्या हो जाते थे, लागू हो जाते थे। गांवों के अंदर भी चर्च होते थे, और निश्चित समय यानी कि रविवार का दिन निश्चित था जिस दिन लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने के लिए या सामूहिक प्रार्थना करने के लिए कहाँ पर इकट्ठे होते थे, चर्च में इकट्ठे हो जाते थे। अब बात आ जाती है कि पादरी कौन बन सकता था। पादरी कौन नहीं बन सकता था, जो कृषि दास था, जो खेती करता था, दास था, वो नहीं बन सकता था। कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग था वो नहीं बन सकता था। स्त्रियां भी जो है क्या नहीं बन सकती थी, पादरी नहीं बन सकती थी। इसके अलावा जो भी पुरुष पादरी बनता था उसे सारी उम्र अविवाहित रहना पड़ता था, वो शादी नहीं कर सकता था। धर्म क्षेत्र के अंदर बिशप भी जो है वो क्या माने जाते थे, अभिजात, क्योंकि उनकी जो स्थिति होती थी वो समाज में बहुत ही क्या होती थी, उच्च कोटि की होती थी। क्योंकि बिशपों के पास भी अपने लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीर थी, शानदार महलों में रहते थे। और चर्च 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेता है। अभी मैंने आपको बताया था जिसको क्या बोला जाता था, टीथ। कई बार प्रश्न आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीथ से आपका क्या अभिप्राय है। तो हम उसमें लिखेंगे कि चर्च के द्वारा कृषक से उसकी उपज का 10% भाग कर के रूप में लिया जाता था, उसे क्या बोला जाता था, टीथ बोला जाता था। चर्च औपचारिक रूप से जितनी भी रस्म और रिवाजें होती थी वो सारी कुलीनों की नकल करता था। कुलीन व्यक्ति कौन था, अभिजात वर्ग। राजा जिस प्रकार रहता था शाही ठाट बाट से, वैसे ही चर्च के लोग उन नियमों को अपनाते थे। जैसे कि राजा के सामने कोई आम व्यक्ति जाता था तो हाथ जोड़कर नमस्कार करता था, झुकता था। तो ऐसी ही प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़ करके, सर जो है झुका करके, घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने विशिष्ट लॉर्ड के प्रति वफादारी के वक्त वो शपथ लेता था, तब इन तरीकों की नकल करता था। और ऐसी ही नकल कहाँ पर की गई थी, चर्च में की गई थी। ये देखिए, चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक, सामंती रीति रिवाज, तौर तरीके चर्च की दुनिया में भी आ गए। अब चर्च के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और आ जाता है, पादरी के बाद भिक्षु। कौन आ जाता है, भिक्षु। ये वो व्यक्ति था, ईसाइयों की दूसरी संस्था थी जो मठों में रहती थी। कहाँ रहती थी, मठों में। एबी जिनको बोला जाता था, मोनेस्ट्री कहते थे। मोनेस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के मोनेस शब्द से निकला है। किससे लिखना है, ग्रीक भाषा के मोनेस शब्द से निकला है। ग्रीक भाषा के मोनेस शब्द से निकला है। मठों को क्या कहते हैं, मोनेस्ट्री कहते हैं। मोनेस्ट्री जो शब्द है ये किससे निकला है, ग्रीक भाषा के शब्द मोनेस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति। यानी कि जो व्यक्ति बिल्कुल क्या रहता है, अकेला रहता है, जिसके ज़िंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांसारिक जो है मोह माया नहीं होती है। तो उस समय उन लोगों को क्या बोला जाता था, भिक्षु बोला जाता था, जो मठों में रहते थे।
आबादी से बहुत दूर। ये देखिए, धार्मिक समुदायों में रहते थे। इनको एबी यानी कि मोनेस्ट्री या मठ कहते थे। उस समय के दो मठ महत्वपूर्ण थे। एक मठ तो था जो 529 ईस्वी में स्थापित किया गया था इटली में, सन सेंट बेंडिकिट। दूसरा था 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ। और भिक्षु अपना सारा जीवन किस में बिताते थे? ओबे में रहते थे, मठ में प्रार्थना करते थे, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम करते थे। पादरी के काम के विपरीत भिक्षु की जो जिंदगी होती थी, पुरुष और स्त्री दोनों अपना सकते थे। पादरी तो कौन बन सकता था? केवल और केवल पुरुष। और जो पुरुष भिक्षु बनता था उसको क्या बोला जाता था? मोंक बोला जाता था। और जो स्त्रियां बनती थी उनको क्या बोला जाता था? नन बोला जाता था। पुरुषों को क्या बोला जाता था? मोंक। और स्त्रियों को क्या बोला जाता था? नन बोला जाता था। और ओबे के अंदर एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे। एक ओबे के अंदर महिलाएं रहती थी और दूसरे में कौन रहती थी? पुरुष। यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए ओबे क्या होते थे? अलग अलग थे। और पादरियों की तरह ना ही भिक्षु शादी करते थे और ना ही भिक्षुणियां करती थी। और धीरे धीरे इन मठों के अंदर पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी। देखिए, 10-20 पुरुष और स्त्रियों के छोटे समुदाय बढ़कर अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी सम्मन थे। और इन समुदायों ने कला के विकास में भी योगदान दिया। ओबे सिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामूहिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं शताब्दी के अंदर भिक्षुओं के कुछ ऐसे भी समय थे जिनको क्या कहते थे? फायर। फायर उन लोगों को कहा जाता था जो घूम घूम करके उपदेश देते थे। भिक्षु तो किसको कहा जाता था? जो अकेला जीवन व्यतीत करते थे और अपने मठ में रहते थे, उसी की भूमि के ऊपर खेती करते थे। उन्हीं में से कुछ लोग जब ऊब गए उस जीवन से, तो उन्होंने अपने को मठ से बाहर निकाल लिया। उनको क्या कहा जाने लगा? फायर कहा जाने लगा। जो घूम घूम करके उपदेश देते थे और उसे दान में जो भी मिल जाता था उसी से वो अपनी आजीविका चलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए कितना शानदार जो है ओबे है मठ। बहुत ही शानदार मठ है ये। देखिए आप, इंग्लैंड के अंदर तो मठ भी जो है चर्च से किसी भी सूरत में कम नहीं थे। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, कोई भी वस्तु हो, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अपना जब वो विकास पूरा कर लेगी तो उसके अंदर कमियां आनी स्वाभाविक है। तो 14वीं शताब्दी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। कहा जाने लगा, एक कविता थी पियर्स प्लाउबोन, उस प्लाउमैन कविता में कहा गया कि अब भिक्षु आरामदायक और विलासतापूर्ण का जीवन जी रहे हैं। कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से उनकी तुलना की गई। और चौसर, जिसने कैंटरबरी टेल्स लिखी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार आ जाता है। चौसर की साहित्यिक रचना का नाम क्या था? कैंटरबरी टेल्स। और जो अंग्रेजी जो लिटरेचर है उसका मुखिया माना जाता है किसको? चौसर को। अंग्रेजी जो लिटरेचर है उसका जनक, अंग्रेजी साहित्य का जनक किसको कहा गया है? अंग्रेजी साहित्य का जनक कौन था? चौसर था। किसको बोला गया था? चौसर था। उसने अपनी जो कविताएं लिखी थी उसके अंदर भिक्षुणी, भिक्षु और फायर का हास्यास्पद क्या किया है? चित्रण किया है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कि चर्च और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। तो चर्च के जो लोग थे उन्होंने समाज को अपने से जोड़ने के लिए दो ऐसे त्यौहार, एक तो ईस्टर और दूसरा क्रिसमस, जो चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य के अंदर जो त्यौहार मनाए जाते थे, उन त्योहारों को चर्च ने अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने अपने, देखिए, यूरोपवासी ईसाई बन गए। उन्होंने अभी तक उन चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े थे और अपने पुराने विश्वासों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। और चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की जो तिथियां थी वो इस सदी में भी क्या हो गई? महत्वपूर्ण। और 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्मदिन बनाया जाता था, पूर्व रोमन त्यौहार ने इनका स्थान ले लिया। और उस समय तिथि की गणना किससे की जाती थी? सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। और उस तिथि को क्या कहा गया था? कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके कुछ समय बाद वो क्या हुआ था? पुनर्जीवित हो गया था, उसका प्रतीक थी। ये ईस्टर जो कैलेंडर है ये किसका प्रतीक थी? जो ईसा मसीह था उसके सूल रोपण का। और वहीं से ईस्टर कैलेंडर की क्या होती है? शुरुआत होती। लेकिन इसकी तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि ये पहले किसके ऊपर आधारित थी? चंद्र पंचांग पर। किस पर आधारित थी? चंद्र पंचांग पर। और ये बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था।
तो इस दिन गांव का जो प्रत्येक व्यक्ति होता था गांव की भूमि का क्या करता था, दौरा करता था। ईसाई धर्म में आने पर उन्होंने इसे क्या रखा, जारी रखा, और वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस भी कहने लगे। काम से दबे जो कृषक लोग थे वो इन दिनों पवित्र छुट्टियां बनाने का स्वागत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि किसानों को उन दिनों कहाँ पर काम नहीं करना पड़ता था, खेतों में कोई भी काम उन्हें नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इस दिन क्या करते थे, मौज मस्ती और दावत करते थे। लोग शहीदों की समाधियों पर जाते थे और बड़े बड़े गिरजाघरों की क्या करते थे, लंबी यात्राएं करते थे। उसके बाद हमारे पास थर्ड वर्ग आ जाता है जो सबसे सताया हुआ था, और वो था किसान। जो दो प्रकार के थे, स्वतंत्र और बंधक। स्वतंत्र तो वो थे जो किसी भी लॉर्ड की भूमि पर जाकर के क्या कर सकते थे, खेती कर सकते थे। कृषिदास वो था जो चाह करके भी किस में काम करना था। देखो दोनों में अंतर समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्र जो किसान था वो कहाँ खेती करता था, वो लॉर्ड की दी हुई कृषि भूमि पर, जो मैनर से बाहर थी। जो किससे बाहर थी, मैनर से बाहर थी। उस भूमि पर जो किसान खेती करता था उसको बोला जाता था स्वतंत्र किसान। क्या बोला जाता था, स्वतंत्र किसान। कौन, किस किसान को? लॉर्ड की दी हुई कृषि भूमि जिस पर वो खेती करता था, लेकिन वो मैनर की भूमि से क्या होती थी, बाहर होती थी, वो तो होता था स्वतंत्र किसान। अब दास या बंधक, ये लॉर्ड की मैनर में काम करता था। किस में काम करता था, लॉर्ड की मैनर में। और वो चाहकर भी लॉर्ड की मैनर को छोड़ के नहीं जा सकता था। यहां तक कि मैनर में काम करने वाले दासों के विवाह भी कौन करवाता था, लॉर्ड करवाता था। विवाह के उपरांत उनको आशीर्वाद भी कौन देता था, लॉर्ड देता था। उन्हें अपनी जो चक्की होती थी उनमें आटा पीसा जाता था उनका, उन्हीं की मदिरा संपीड़क से ये दास क्या करते थे, शराब निकालते थे। कहने का भाव ये था कि इनकी जिंदगी कहाँ तक सीमित थी, केवल और केवल मैनर तक, और वो मैनर को छोड़ करके नहीं जा सकते थे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र किसान की। जो स्वतंत्र किसान था वो लॉर्ड की भूमि पर किसान के रूप में काम करता था, यानी कि वो क्या था, काश्तकार था। पुरुष जो होते थे वो सैनिक सेवा में योगदान देना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता था। इसके अलावा अपनी भूमि के अलावा उसे लॉर्ड की जो ज़मीन थी उसमें भी जाकर क्या करना होता था, सप्ताह के 3 दिन काम करना पड़ता था। और इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन था जिसे श्रम अधिशेष कहते हैं, क्योंकि उस श्रम के ऊपर आधा अधिकार किसका होता है, मजदूर का, लेकिन वो उसे नहीं मिलता था। वो सारा किसके पास चला जाता था, लॉर्ड के पास चला जाता था। इसके अलावा और क्या काम लेता था वो उनसे, गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करवाना, बाड़ बनवाना, सड़कें और इमारत की मरम्मत करवाना, और इसके साथ उस काम की उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा उनकी जो महिलाएं होती थी और उनके बच्चे होते थे वो क्या काम करते थे, वो भी आप देख लीजिए। उनकी महिलाएं और उनके बच्चे क्या करते थे, सूत काटते थे लॉर्ड का, उसके लिए कपड़ा बुनते थे, उसके लिए मोमती बनाते थे, अंगूरों के रस से मदिरा निकाल करके तैयार करते थे। ये सारे काम तो वो लॉर्ड के लिए करते ही करते थे। इसके साथ में वो लॉर्ड को एक कर भी देते थे, वो क्या था, टैली। दो प्रकार के कर किसकों पर लगे हुए थे, एक तो वो जो उसे चर्च को देना होता था जिसे टाइथ बोला जाता था, क्या बोला जाता था, टाइथ। और दूसरा जो उसे राजा को देना होता था उसे क्या बोला जाता था, टैली बोला जाता था। जबकि पादरी और अभिजात वर्ग दोनों इस कर से क्या थे, मुक्त थे। जब ये पाठ शुरू हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि इन दोनों वर्गों को क्या थे, विशेषाधिकार हासिल थे। इन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी कर या टैक्स नहीं लिया जाता था। ये बात तो होगी स्वतंत्र किसान की। अब हम बात करते हैं कृषि दास की। अब कृषि दास क्या थे, ये देखिए, कृषि दास गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थी, यानी कि उसके मैनर पे काम करते थे वो, इसलिए उसकी सारी उपज किसको चली जाती थी, लॉर्ड को। जबकि स्वतंत्र किसान जिस भूमि पर खेती करते थे उसको टैक्स के रूप में और आधा हिस्सा लॉर्ड को देने के बाद जो उपज बचती थी वो कौन ले जाता था, वो स्वतंत्र किसान। अब देखो क्या कहता है, वे उन भूखंडों पर खेती करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। लॉर्ड की ही भूमि पर वो क्या करते थे, खेती करते थे। उसकी बिना आज्ञा के वो इस जागीर को नहीं छोड़ सकते थे। जैसे ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था कि दास किसान कौन था और स्वतंत्र किसान कौन था।
ये देखिए, लॉर्ड कई तरह के अधिकारों का दावा करते हैं, हालांकि कृषि दासों को हानि हो सकती है। सरफ केवल लॉर्ड की चक्की में ही पिसा हुआ आटा खा सकते थे, सॉरी, जो भी आटा पीसा जाता था उसकी चक्की में वही खाते थे वो। उसी के तंदूर में क्या करते थे, रोटी सेकते थे। उसी की मदिरा संपीड़क में क्या करते थे, मदिरा और बियर तैयार करते थे। और लॉर्ड यही तय करता था कि कृषि दास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु उसके लिए भी वो क्या लेता था, पैसे लेता था। आप ये देख लीजिए कि दास के जीवन का हर जो क्षेत्र था वो किससे जुड़ा हुआ था, किससे प्रभावित था, लॉर्ड से। जबकि स्वतंत्र जो किसान था वो इससे बचा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जान लेना कि ये दोनों कैसे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड के अंदर किस प्रकार सामंतवाद का उदय होता है। तो सामंतवाद का जो उदय है वो इंग्लैंड में कब होता है, 11वीं शताब्दी में होता है। कौन सी शताब्दी में होता है, 11वीं में। कई बार ये आ जाता है पर्सन की लॉर्ड जो व्यवस्था थी लॉर्ड वाली, जिसे हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका इंग्लैंड में कब उदय हुआ, तो कब हुआ, 11वीं में। हालांकि जो छठी सदी है, जिसमें मध्य यूरोप के अंदर एंजिल और सेक्शन जो इंग्लैंड में आकर बस गए थे, और इंग्लैंड का जो नाम है वो एंजिल लैंड का क्या है, रूपांतरण है। और 11वीं शताब्दी के अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि नॉर्मंडी का जो राजकुमार था ड्यूक विलियम ने एक सेना से इंग्लिश चैनल पार करके किसको विजिट कर लिया था, इंग्लैंड को विजिट कर लिया। किसको विजिट किया था उसने, इंग्लैंड को विजिट कर दिया था। ये देखिए, इंग्लैंड के जो सेक्शन राजा है उसको हराया उसने। और उस समय जो है फ्रांस इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण यहाँ पर क्या होते थे, युद्ध। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोमन साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद वो जब छिनबिन हो गया था, तो उसके ऊपर जो लोग अधिकार किए हुए बैठे थे उनके आपस में क्या होता था, युद्ध होता था। और ये युद्ध किस लिए होते थे, संपत्ति के लिए। ये देखिए, दुर्ग भी बना करके रखते थे वो लोग, ताकि अब राजा अपनी क्या कर सके, रक्षा कर सके। तो विलियम प्रथम ने जब पहली बार क्या किया, इंग्लैंड के ऊपर कब्जा किया, तो उसने काम किया, क्या काम किया, पहले तो उसने भूमि नपवाई कि जो पूरी क्षेत्र है इसकी भूमि कितनी है। उसके फिर उसने नक्शे बनवाए, और उसने अपने साथ आए हुए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यानी कि वो जो भूमि थी उसके टुकड़े करने के बाद उसने सारे जो अभिजात लोग थे, कुलीन लोग, उनको ये भूमि क्या कर दी, बांट दी। और यहीं से सामंतवाद की नींव पड़ जाती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किसकी नींव पड़ रही है, ये सामंतवाद की। और यहीं से ये देखिए, लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए। वो जो अभिजात जो उस नॉर्मन राजकुमार के साथ आए थे वो उस राजा के क्या बन गए, लॉर्ड बन गए, और उसके काश्तकार हो गए, जिससे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। राजा ने कह दिया भी इस भूमि के बदले में आप हमें क्या दोगे, सैनिक दोगे। इसके साथ साथ राजा को कुछ नाइट भी देने के लिए क्या थे, बाध्य थे, क्योंकि लॉर्ड के पास अपने नाइट होते थे। तो राजा ने कहा जब मुझे ज़्यादा सेना की ज़रूरत होगी तो आप ही नहीं है, आपके नाइट भी मेरी सेना में क्या होंगे, शामिल होंगे। और शीघ्र ही नाइटों को भी कुछ भूमि उपहार में दी गई थी, जिसको क्या हमने पढ़ा था, फीप। और उसी भूमि के बदले में वो क्या करता था, राजा को अपनी सैन्य सेवा देने का आश्वासन देता था। और काम वो वही करता था जैसा राजा करते थे, किंतु नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे। आपस में अगर किसी लॉर्ड का अगर युद्ध हो जाता था आपस में, तो वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस बात पर इंग्लैंड में क्या था, प्रतिबंध। और एंग्लो सेक्सन जो कृषक थे वो विभिन्न स्तरों पर भूस्वामियों के क्या बन गए थे, काश्तकार बन गए थे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। और इन के बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।